नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। 1 जून से देश के कई राज्य जहां लॉकडाउन में राहत देंगे, वहीं कुछ जगहों पर लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में फैसला ये किया गया है कि 1 जून से कर्फ्यू में कुछ राहत दी जाए। अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में राहत होगी। हफ्ते में 5 दिन के लिए बाजार खुलेंगे, दफ्तर भी खुलेंगे। 50% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे। औद्योगिक इलाकों में भी काम की इजाजत होगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी, यानी कर्फ्यू होगा जैसा अभी तक था। कंटेनमेंट जोन्स में बाजार नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। शिक्षक स्कूल कॉलेज जाएंगे, यानी शिक्षकों का जो काम स्कूल कॉलेज में है वो शुरू होगा। होटल, रेस्तरां बंद रहेंगे। होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। और जिन जिलों में 600 से ज़्यादा केस हैं वहाँ राहत नहीं होगी। तो कई बड़े ज़िले, मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा, उन्हें अभी राहत नहीं मिल रही है क्योंकि इन सभी जगहों पर 600 से ज़्यादा केस हैं और आगे भी इसकी लगातार समीक्षा होगी। अगर केस कहीं बढ़कर 600 से ऊपर जाते हैं तो वहाँ फिर से इस तरह का कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो 70 में से 55 जिलों को राहत मिल रही है। 20 जिलों को, 75 में से 55 जिलों को राहत मिल रही है। 20 जिलों में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं है और इनमें लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गाज़ियाबाद, नोएडा, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर वगैरह शामिल है। यानी जितने भी बड़े ज़िले हैं, बड़े शहर हैं यूपी के, उनमें से अधिकतर को अभी राहत नहीं मिल रही क्योंकि वहाँ केस 600 से ज़्यादा हैं। उधर हरियाणा में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि प्रतिबंधों में कुछ ढील मिली है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी। ऑड इवन का नियम लागू होगा गाड़ियों के लिए। कॉलेज, स्कूल अभी 15 जून तक बंद रहेंगे। रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। और अब किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए शासन प्रशासन अपने अपने स्तर पर कमर कसे हुए है। तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, उसे लेकर अब ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसका असर बच्चों पर पड़ सकता है ज़्यादा। इसे देखते हुए महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अब बच्चों के लिए कोरोना सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। सिर्फ मई के महीने में ही महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 8000 बच्चों के संक्रमित होने की बात सामने आई। उसके बाद अब सख्ती बरती जा रही है, ज़्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं। यह महाराष्ट्र के सांगली इलाके में बच्चों के लिए बनाया गया कोविड वार्ड है। फिलहाल 5 बच्चों का यहाँ इलाज चल रहा है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रशासन एहतियातन कई कदम उठा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चों को यहाँ रखा जा सके। तीसरी लहर का ख्याल रखते हुए हम लोगों को ध्यान में आ गया कि बच्चे संक्रमित होने लगे, तो बच्चों को उसमें से बाहर निकालने के लिए उनको कुछ अलग से दिया जाए कि उनको ना लगे कि वो कोरोना के वार्ड में है, कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने कोरोना वार्ड को पूरा का पूरा तब्दील कर दिया, जैसे कि वो किसी नर्सरी स्कूल में खड़े हुए हो या किसी प्ले ग्रुप के जो स्कूल्स रहता है तो उसमें खड़े हैं और वहाँ पे कुछ सीख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में केवल मई महीने में 8000 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई है। इन सभी की उम्र 18 साल से कम है। जिले के कुल कोरोना केस में से 10% बच्चों के रहे। लिहाजा प्रशासन ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ बैठक कर संभवित तीसरी लहर से पहले सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। वैसे जो है कि 10% जो है कि वो बच्चे पॉजिटिव निकले। 8000 के लगभग बच्चे पॉजिटिव आए। सेकेंड वेव में देखा गया तो मेडिसिन का शॉर्टेज था, ऑक्सीजन का शॉर्टेज था या बेड्स भी अवेलेबल नहीं थी। तो उस हिसाब से थर्ड वेव के बारे में सब काम किया जाएगा। ऐसे सबको मिलकर उसके बारे में आज बातचीत हुई और निश्चित रूप से थर्ड वेव के लिए नगर एक अच्छी तरीके से काम करेगा। कोरोना की दूसरी लहर में तैयारियां अधूरी थीं, इसलिए सारी व्यवस्था की पोल खुल गई। आशंका जताई जा रही है कि जुलाई अंत तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन इस बार प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। उसके पास तैयारी के लिए अब भी काफी समय बचा है। सांगली से रॉबिन्सन डेविड और अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
इस बीच दिल्ली में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कोरोना जो वायरस है उसका फैलाव कम हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के 946 नए केस सामने आए हैं, जो 22 मार्च के बाद से सबसे कम आंकड़ा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 78 मरीजों की मौत हुई। ये संख्या 12 अप्रैल के बाद सबसे कम है। दिल्ली में एक्टिव केस भी अब घटकर 12,000 रह गए हैं। दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़कर 97.45% हो गया और संक्रमण दर अब 1.25% है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 75,440 कोरोना टेस्ट हुए हैं। तो जो सख्ती है उसका असर इस तरह से दिख रहा है। इसे बनाए रखने की जरूरत है और बेहतर करने की जरूरत है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल में अपनी सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाई और ये बताया कि कैसा चुनौती भरा दौर रहा उनके लिए, उधर कांग्रेस ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। अर्थव्यवस्था से लेकर महामारी तक 7 मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा कि इन 7 साल में 7 आपराधिक भूल मोदी सरकार ने की हैं। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर सरकार की ये सभी कमियां गिनाई। 4.5 मिनट के इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने बताने की कोशिश की कि किस तरह पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने भयंकर गलतियां की हैं। 7 सालों से बेरोजगारी अपरंपार, 7 सालों से कमर तोड़ महंगाई की मार, 7 सालों से लगातार गरीब की जिंदगी पर वार, 7 सालों से धरती पुत्र किसान पर सत्ता का प्रहार, 7 सालों में अर्थव्यवस्था का कर दिया बंटाधार और 7 सालों बाद सीमा पर अभी भी बाकी है प्रतीकार। कांग्रेस ने इन 7 सालों में संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया को कमजोर करने, चीन को भारत की जमीन से न खदेड़ पाने और कोरोना काबू करने में नाकामी का भी आरोप लगाया है। पर क्या गंगा मैया में बहती हजारों लाशें, उन्नाव, प्रयागराज और कानपुर में मिट्टी के तले दबी सांसें, सरयू तट पर उतारी जा रही लाल चुन्नियां, शमशान घाट की नई चुनी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे दहकती आग की चिमनियां, क्या यह सब मेरी भारत मां की संस्कृति और संस्कार हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। नोटबंदी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाने के बाद भी 2014 के बाद कांग्रेस कोई बड़ी चुनावी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में मोदी के सामने विपक्ष के मिलजुल कर लड़ने के सवाल पर कांग्रेस अभी पत्ते नहीं खोल रही। क्या 7 साल के अपने विपक्ष के अनुभव में आपने ये सीखा है और क्या आगे आने वाले दिनों में विपक्ष के उन नेताओं को ज्यादा तरजीह देकर या उनको आगे कर कांग्रेस पार्टी एक ऐसा फ्रंट बनाने की कोशिश करेगी ताकि जो वोटों का बंटवारा होता है वो रुक सके? कांग्रेस पार्टी वक्त की नजाकत को समझते हुए, परंतु हमारे लिए अपना अस्तित्व कांग्रेस सबसे पहले है। सभी पार्टियां कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा और सोच से निकली है, तो इसलिए कांग्रेस की उस सोच को आगे ले जाने और सुदृढ़ करने के लिए जो भारत की आत्मा से जुड़ी है, हम हर संभव कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगले साल यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव है। इसका नतीजा बताएगा कि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर जनता में गुस्सा बता रही है वो है भी या नहीं, और इसी से 2024 का भी एक अंदाजा मिलेगा। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से हो रही मौतों का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। अब तक जहरीली शराब से जिले में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब भी काफी लोग बीमार हैं। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। अलीगढ़ के करसुआ गांव में जहरीली शराब से हुई मौतों से मातम का माहौल है। यहां अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों का इलाज अब भी चल रहा है। जो लोग जहरीली शराब से बीमार हुए उनका कहना है कि यह शराब नहीं जहर थी। बदबू बहुत बुरी आ रही थी उसमें। अच्छा, हाँ, जहर की ऐसे आ रही थी जैसे जहर आ रहा है उसमें। इन लोगों ने क्या है कि किसी ने एक पैक पिया है उसने फैला दिया बाकी, और जिसने एक पैक पूरा क्वार्टर पिया है उसने पूरा वो खत्म हो गया।
जहरीली शराब पीने वाले कई लोगों का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है और लोग शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। ऐसे में जहरीली शराब से मरने वालों के आंकड़ों को लेकर तमाम तरह के आरोप भी प्रशासन पर लग रहे हैं। खुद अलीगढ़ के सांसद और पूर्व विधायक ने भी जिला अधिकारी को जिम्मेदार बताया है। अगर यहाँ का कोई भी अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हो, अगर काम का श्रेय लेगा तो जिम्मेदार भी वही होगा। जिला अधिकारी जिले का मालिक होता है। जब जिले में इतनी बड़ी घटना हुई है तो जिम्मेदार तो होगा, वो जिले का अधिकारी है। अगर कोई भी काम यहाँ पर अच्छा होगा उसका श्रेय कौन ले रहा है? डीएम। तो अगर कोई घटना हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डीएम। ये वो लोग हैं जिनके बाप का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उनका क्रियाक्रम बिना पोस्टमार्टम के हो गया। तो मेरी अपने मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि बच्चों का ये तो साया हट गया, दूसरी मार इन पे ये पड़ रही है कि जो आपकी सहायता है वो इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। जहरीली शराब होने के शक में जिले में शराब की दुकानें बंद करवाकर एसडीएम ने चेकिंग अभियान छेड़ रखा है। दरअसल मिलावटी शराब का एक बड़ा गैंग इस इलाके में काफी समय से सक्रिय है। जानकार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का शराब पर टैक्स 15,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 36,000 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जहरीली शराब पर नकेल कसने में वो नाकाम रही है। मार्जिन जो है वो बहुत ही कम रखा जाता है, यानी एक पौवा अगर कोई शराब बेच रहा है कोई दुकान वाला तो उसको केवल 1 रुपया मिलता है। यही वजह है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो शराब है, जहरीली शराब, और उसमें जो मिलावट की जाती है वो इसीलिए मिलावट की जाती है कि जो उनका जो मुनाफा कम है, जो लोग ठेका लेते हैं शराब का। फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि जहरीली शराब पीने से बीमार पड़े लोगों का बेहतर इलाज हो, लेकिन सरकार को अब इस समस्या को जड़ से हल करने की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी मौतें न हों। अलीगढ़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।